जय हिंद। मैं अमित जिंदाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी सीरीज़ के तहत जनगणना के बारे में। और जो जनगणना टॉपिक है ये किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। बहुत ही शानदार ये क्लास अपनी होने वाली है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। तो आप सभी प्यारे भाई जितने भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट तक प्यारे भाई जरूर इस क्लास को देखेंगे। ठीक है, हम कंप्लीट जानकारी इस क्लास के माध्यम से आपको देने वाले हैं। जो जनगणना से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सभी चीज़ें आपको इस क्लास के माध्यम से कंप्लीट कराती जाएंगी। देखो, सबसे पहले हम जनगणना के इतिहास के बारे में बात करेंगे। जैसे मुगल काल में अबुल फजल थे, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था आईने अकबरी। आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले जनगणना का उल्लेख आईने अकबरी में, जो अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक थी, उसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। विश्व में आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन देश को जाता है, जिसने 1749 में सबसे पहले अपने यहाँ पर जो है जनगणना कराई थी। सर्वप्रथम 10 के जनगणना कराने का श्रेय अमेरिका को जाता है, जिसने 1790 में अपने यहाँ पर 10 के जनगणना कराई थी, सबसे पहले अमेरिका में। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे पहले स्वीडन के द्वारा जनगणना कराई गई थी 1749 में, और अमेरिका ने कब कराई? 1790 में। इसके बाद भारत में जनगणना का प्रारंभ 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सबसे पहले भारत में जनगणना कराई गई। भारत में नियमित जनगणना की हम बात करें तो 1881 में भारत के अंदर नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन ने कराई थी। भारत के अंदर नियमित जनगणना जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो यह है प्यारे भाई संघ सूची का विषय है, ये ध्यान रख लेना है। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम जनगणना अधिनियम 1948 आया था। कौन सा अधिनियम आया था? 1948 अधिनियम आया था। वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ये ध्यान रख लेना है। कौन सी? 7वीं जनगणना थी। और वर्ष 2011 की जनगणना 15वीं 10 के जनगणना थी, ये ध्यान रख लेना है। वैसे कौन से नंबर की थी? 15वीं थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ही 7वीं जनगणना थी। वर्ष 2011 की जनगणना 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी, ये ध्यान रख लेना है। 21वीं शताब्दी की कौन सी जनगणना थी? दूसरी जनगणना। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? 121 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या है लगभग। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में से 51.37% भाग पुरुषों का तथा 48.53% भाग प्यारे भाई महिलाओं का है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना है आपको। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 51.47% भाग पुरुषों का है और 48.53% भाग महिलाओं का। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है। भारत की जो कुल जनसंख्या है ये पूरी दुनिया की जो कुल जनसंख्या है उसका 17.5% है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति जो एससी है उसकी कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? 20.137 करोड़। मतलब ये समझो आप 20 करोड़ के लगभग जो है जनसंख्या है एससी की, जो कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि एससी की जनसंख्या कितने परसेंट है? 16.6% प्यारे भाई एससी की जनसंख्या है भारत के अंदर। इतनी बातें समझे आप? चलो भाई, बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीज़ें समझ गए होंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? 10.42 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। देश की कुल जनसंख्या का कितना है? 8.6% देश की कुल जनसंख्या का है। वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। प्यारे भाई 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। इतनी चीजें समझ में आई आपको? इसके बाद स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना का प्रारंभ 1951 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी।
इसके बाद स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के समय भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। कौन थे भाई? R.A. गोपाल स्वामी भारत की प्रथम जनगणना के समय भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त थे। वर्ष 2011 की जनगणना के समय भारत की महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थी? डॉक्टर सी चंद्रमौली थी। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन थी? डॉक्टर सी चंद्रमौली, और ऊपर कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। एक बार रिविजन करा दूं, जो मैंने आपको इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताए भाई, एक बार रिवीजन करा देता हूँ बढ़िया तरीके से। प्यारे भाई, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले जनगणना के बारे में मुगल काल में जो अबुल फजल थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी, उसमें जनगणना का उल्लेख इन्होंने सबसे पहले किया था। फिर इसके बाद भाई मैंने आपको बताया विश्व में सबसे पहले जनगणना स्वीडन ने कराई थी 1749 में। सर्वप्रथम 10 के जनगणना कराने का श्रेय अमेरिका को है, जिसने 1790 में कराई थी। भारत में जनगणना का प्रारंभ वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ और भारत में नियमित जनगणना का प्रारंभ 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद हम बात करें, भारत में जनगणना का प्रारंभ 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और नियमित 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम जनगणना अधिनियम 1948 था। कौन सा था? 1948। फिर इसके बाद भाई मैंने आपको बताया वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और वैसे 15वीं जनगणना थी। वर्ष 2011 की जनगणना 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। ये भी आपको समझना है कौन सी थी? दूसरी जनगणना थी। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ कितनी है? 121 करोड़। और वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 51.47% भाग पुरुषों का है और 48.53% भाग किसका है? महिलाओं का है। और यहाँ से भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान से आपको पढ़ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 51.47% कितने हैं? पुरुष हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, और प्यारे भाई 48.53% महिलाएं हैं। इसके बाद हम बात करें, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% है और वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति SC की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? 20 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। कितना है? 16.6%। और वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति ST की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? 10.42 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। प्यारे भाई, इसका आदर्श वाक्य था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना का प्रारंभ 1951 में हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के समय भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी थे। ठीक है, ध्यान रख लेना कौन थे भाई? R.A. गोपाल स्वामी थे, ये आपको याद रखना है। और वर्ष 2011 की जनगणना के समय भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। बेटा कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। इतनी चीज़ें भाई मैंने अभी तक आपको यहाँ पर समझाई हैं और इतनी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम और भी महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे हम बात करें, सबसे अधिकतम जनसंख्या किस स्टेट की है भाई? सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है। दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। और तीसरे स्थान पर कौन है? बिहार है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य। और अधिकतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश की आपसे पूछ लेता है तो दिल्ली की सबसे ज़्यादा जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है, और राज्यों में कौन है? उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, और फिर कौन है भाई? बिहार राज्य है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश यूटी में कौन है? दिल्ली है।
इसके बाद हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? लक्षद्वीप की सबसे कम जनसंख्या, ये ध्यान रख लेना, लक्षद्वीप की मेरे भाई सबसे कम जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश। अधिकतम जनसंख्या घनत्व आपसे पूछ लेता है। शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे बिहार है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। फिर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर कितना है? 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर। केरल कितना है? 860 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब आप समझ रहे हो, बिहार में जो लोग रहते हैं वो 1106 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। और पश्चिम बंगाल में कितने रहते हैं? 1028 रहते हैं। केरल में कितने रहते हैं? 860 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपसे पूछ लेता है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ रहते हैं। फिर मिजोरम का है, कितना है? 52। और फिर किसका है? सिक्किम का है, सिक्किम का कितना है? 86 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं। तो मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, और उसके बाद मिजोरम का है, फिर किसका है? सिक्किम का है। ये आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछ लेता है, तो भाई किसका है? दिल्ली का। 11,320 लोग यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। 11,320 किलोमीटर लोग दिल्ली में 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश का किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। 46 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं। कितने? 46 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्यारे दोस्त यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, चलो इतनी चीज़ें समझ में आई आप सभी को? बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार। और देखो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बाकी सेशन को शेयर करते चलेंगे भाई, इस चैनल के बारे में भी बताते चलेंगे, क्योंकि डेली अगर आपको वीडियो मिल रही है तो भाई आप समझ जाओ टीचर आपके लिए कितना जो है मेहनत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में मैं सोचता रहता हूँ कैसे बच्चों का स्कोर बढ़िया कराना है एग्ज़ाम में, किस तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं, और कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ के नहीं जाते हैं, वही मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया तरीके से प्यार दिखाते रहे। और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? जीएस बाई अमित जिंदल सर टेलीग्राम चैनल पर। उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है, उसमें मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। लगभग अभी तक 8,500 वहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं और इस क्लास की पीडीएफ वहाँ से आपको मिल जाएगी, क्योंकि पीडीएफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रिवीजन के समय पीडीएफ आपके पास रहेगी तो आसानी से आप याद कर लोगे, बाकी क्लास भी आप देखते रहेंगे, पीडीएफ भी आपके पास होगी तो बहुत फ़ायदा होगा। न्यूनतम लिंगानुपात आपसे पूछ लेता है, तो प्यारे भाई सबसे कम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का है 879, और जम्मू कश्मीर का कितना है? 889 है, और सिक्किम का कितना है? 890। न्यूनतम लिंगानुपात मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात मैंने यहाँ पर आपको बताया प्यारे दोस्त, इतना आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, अधिकतम लिंगानुपात किसका है? मतलब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य का है। ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? केरल राज्य का ज़्यादा लिंगानुपात है। लिंगानुपात आपसे पूछ लेता है किसका है? केरल का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है। और आप सभी प्यारे भाइयों को कमेंट करके देखो, एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, किसका है? केरल का है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात। तो आप सभी को होमवर्क यहाँ पर दिया जाता है कि कितना केरल का लिंगानुपात है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इतना मैं आपको बता देता हूँ, और सबसे कम किसका है? हरियाणा का है 879। लिंगानुपात का मतलब ये है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, वह लिंगानुपात होता है। तो यहाँ पर सबसे कम हरियाणा का है, सबसे ज़्यादा केरल का मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अधिकतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछ लेता है, तो पुदुचेरी का है 1037 यहाँ का लिंगानुपात है। अधिकतम लिंगानुपात किसका है? पुदुचेरी का है। इसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछ लेता है, तो 618 दमन व दीप का न्यूनतम लिंगानुपात। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, राज्य का तो सभी को पता होता है, लेकिन अगर उसने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ लिया तो बच्चे फिर इसको गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, इसके बाद अधिकतम साक्षरता दर आपसे पूछ लेता है। शीर्ष 3 राज्य कौन से? जैसे केरल की है 94% है, मिजोरम की है 91,
0.3% और गोवा की कितनी है 88.7% है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की है, लेकिन अभी पूर्ण साक्षर राज्य बना है कौन? मिजोरम। यहाँ पर साक्षरता दर हो गई 98.2%। अभी कल ही बना है, कल का ही मैं आपको बता देता हूँ। आज की क्लास में करंट अफेयर की क्लास जो सुबह 7 बजे आपकी चलती है रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था। तो सबसे ज़्यादा मिजोरम का हो गया है साक्षरता दर। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर आपसे पूछ लेता है तो बिहार की है 61.8% है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है 65.4%। और तीसरे स्थान पर राजस्थान है मेरे प्यारे भाई 66.1% राजस्थान की। इसके बाद हम बात करें अधिकतम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश किसकी है? लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप की कितनी? 91.8% प्यारे भाई साक्षरता दर है लक्षद्वीप की। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछ लेता है दादरा नगर हवेली, 76.2% न्यूनतम साक्षरता दर है किसकी? दादरा नगर हवेली की 76.2%। इसके बाद अधिकतम 10 की वृद्धि, मतलब 10 सालों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि कहाँ पर हुई है आपसे पूछ लेता है तो मेघालय में 27.95% की, फिर अरुणाचल प्रदेश में 26.03% की, और बिहार में कितनी हुई है? 25.42% की हुई है। ये आपको समझ लेना है क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखो आसान आसान क्वेश्चन वह नहीं पूछता है, अब ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लेना आप। तो अधिकतम 10 की वृद्धि शीर्ष 3 राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। मेघालय की 27.95% है, अरुणाचल प्रदेश की 26.03% है, बिहार की 25.42% है। इसके बाद न्यूनतम 10 की वृद्धि आपसे पूछ लेता है। न्यूनतम 10 की वृद्धि आपसे पूछ ले, शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे नागालैंड है, नागालैंड है, यहाँ पर 0.58% ऋणात्मक, मतलब माइनस में जनसंख्या यहाँ पर हो गई है। केरल की कितनी है? 4.91% है। गोवा की कितनी है? 8.23% प्यारे भाई गोवा की। ठीक है, यहाँ पर माइनस में जनसंख्या चली गई है भाई, नागालैंड के अंदर माइनस में जनसंख्या चली गई। इसके बाद हम बात करें अधिकतम 10 की वृद्धि प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश, तो दादरा नगर हवेली की 55.88% है। ये आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज में दादरा नगर हवेली है 55.88%। न्यूनतम 10 की वृद्धि प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की कितनी है? 6.3% न्यूनतम 10 की वृद्धि प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है 6.3% की। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। सबसे ज़्यादा जो है ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, फिर इसके बाद बिहार में है, और फिर इसके बाद कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ये आपको समझ लेना है प्यारे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज में है 89.9%, फिर बिहार में है 88.75%, फिर असम में है 85.91%। तो ध्यान रख लेना, अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश में 89.9%, बिहार में कितनी है? 88.75%, असम में कितनी है? 85.91% है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में आपसे पूछ लेता है तो गोवा में सबसे कम है, सबसे कम ग्रामीण यहाँ पर रहते हैं 37.83%। इसके बाद मिजोरम है 47.89%, तमिलनाडु है 51.6%। प्यारे भाई तमिलनाडु है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद प्यारे भाई, मज़ा आ रहा है ना क्लास में? कम से कम ये बताओ भाई मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, कभी ऐसे ही फील कर रहे हो कि सर मज़ा नहीं आ रहा है? बेटा मज़ा ज़रूर आना चाहिए। अगर पढ़ाई में मज़ा ना आए ना तो फिर भाई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, आप ये सोच के पढ़ाई करोगे ना कि चलो भाई पढ़ लेते हैं, नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, और जिस दिन नौकरी लग जाएगी उस दिन फिर किताबों को नहीं देखेंगे। अगर ये सोच आपके मन में रहेगी ना तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई आप चीज़ें सीख नहीं पाओगे, बस मजबूरी में आप पढ़ पाओगे।
तो एकदम ये सोचो कि हमें ये जानकारी थी ही नहीं, सर हमें ये जानकारी बता रहे हैं तो मज़ा आ रहा है हमें पढ़ने में। अगर इस सोच के साथ आप पढ़ाई करोगे ना तो प्यारे भाई सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। बस डटे रहो, लगे रहो मैदान के अंदर। और प्यारे भाई मैं अपनी तरफ से 100% 120% देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बस आप मेरे साथ हो, सपोर्ट करोगे तो बहुत कुछ कर दूंगा। मतलब ये समझ लो आप, जो आप सोच भी नहीं सकते वो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। कि आप एक बार मुझसे ये बोल देना कि सर ये टॉपिक करा दो, अगर ये टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ा दिया ना इस यूट्यूब चैनल पर, तो भाई बता देना आप इतनी बार, ठीक है। लेकिन आपके अंदर भी एक जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो, अधिकतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत में तो शीर्ष 3 राज्य गोवा 62.17%, मिजोरम 52% है यहाँ पर, तमिलनाडु 48 दशमलव प्यारे भाई 4%। तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या गोवा में है, फिर मिजोरम में है, फिर तमिलनाडु राज्य में। अधिकतम क्षेत्रफल आपसे पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भारत के अंदर किन किन राज्यों का है, जैसे राजस्थान का हो गया, फिर मध्य प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है, ठीक है। ये आपको क्षेत्रफल के अनुसार मैंने यहाँ पर आपको बता दी, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार प्यारे दोस्त मैंने आपको यहाँ पर बताएं, और आप सभी को कमेंट करके बताना है। होमवर्क आपको दिया जाता है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले राज्य कौन सा है, सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है, सबसे कम क्षेत्रफल। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, सबसे कम क्षेत्रफल आप सभी प्यारे भाइयों को बताना है, सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है। इस क्वेश्चन का आंसर भाई कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। और यहाँ आके ये सेंसस से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दी। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। एक तो आपको प्यारे भाई लिंगानुपात वाला बताना है, सबसे ज़्यादा केरल का है लेकिन केरल का कितना है, और सबसे कम क्षेत्रफल के अनुसार राज्य आपको बताना है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और मेहनत करते रहें, लगे रहें, डटे रहें मैदान के अंदर, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहीं पर आपको इस क्लास की PDF मिलने वाली, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके भाई, चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके भाई।